Assalamu alaikum dear students. Today the topic of discussion is stoichiometry. So let's discuss the stoichiometric calculations. Stoichiometry. स्टिशियोमेट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। किन के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव मतलब क्या कि क्वांटिटी के कितनी अमाउंट रिएक्टेंट की होगी और उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में जो रिलेशनशिप है उसको हम डिटेल के साथ स्टिशियोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with quantitative study relationship between reactants and products is called stoichiometry. Okay. The branch of chemistry which deals with the quantitative relationship. क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि कितनी मिकदार में रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और उससे कितने मिकदार में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें हम ले लेते हैं नाइट्रोजन N2 प्लस 3 हाइड्रोजन, इससे हमारे पास अमोनिया बनेगा। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करता है और इससे बनता है अमोनिया। हमने लास्ट वीडियोस में एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास के बारे में, एवोगैड्रो नंबर के बारे में, मोल के बारे में, मोलर वॉल्यूम के बारे में डिटेल के साथ ये सब टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। तो वो सब जो टर्म्स हैं वो हमें इस इक्वेशन को समझने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। जैसे कि यहाँ एक नाइट्रोजन N2 है, यानी ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, ये 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। ये अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा। ठीक है। इसी तरह अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो डेफिनेटली इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी नाइट्रोजन N2 के जो मॉलिक्यूल हैं वो 6.02 है, डेफिनेटली एवोगैड्रो नंबर होंगे, ये भी एवोगैड्रो नंबर होंगे और ये भी एवोगैड्रो नंबर होंगे। तो इस हिसाब से फिर इनका मोलर वॉल्यूम भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। ठीक है। तो ये आपके पास इन सब टर्म्स से हमें केमिकल इक्वेशन को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, मदद मिलती है। लेकिन कुछ कंडीशन में ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है ये हमें फुल डिटेल नहीं देता, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि केमिकल ये वाला जो रिएक्शन है ये हमें कंडीशंस के बारे में नहीं बताता कि ये वाला जो रिएक्शन है ये कौन सी कंडीशन में होगा, कितना टेम्परेचर के ऊपर होगा, इसमें कौन सा कैटलिस्ट, ये वो सब कंडीशंस जो हैं वो हमें ये वाली इक्वेशन से पता नहीं चलता। पहली लिमिटेशन ये है कि कंडीशंस के बारे में हमें इक्वेशन नहीं बताती, केमिकल इक्वेशन नहीं बताती। सेकंड वन इज रेट ऑफ रिएक्शन का भी हमें इक्वेशन से पता नहीं चलता कि इस रिएक्शन का ये इतना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है तो कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, इक्वेशन से हमें ये पता नहीं चलता। तो फिर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ये वाला रिलेशन निकालने के लिए, कंडीशंस पता करने के लिए और रेट ऑफ रिएक्शन से निकालने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। स्टिशियोमेट्री क्या है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये वाले रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है,
ये कितना होगा और ये कितना बनेगा। ये ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, ली शैटलर प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होता है। आगे एक कुछ कंडीशंस हैं जो अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस ऑफ स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। वो 3 अजम्पशंस हैं जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अजम्पशंस ऑफ स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, अजम्पशंस of stoichiometric calculations। फर्स्ट वन, पहली अजम्पशन जो है कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जो ये केमिकल इक्वेशन है इसमें ये वाले जो रिएक्टेंट्स हैं ये सारे आपस में रिएक्ट करेंगे और सारा ही प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्टेंट बाकी नहीं रहेगा, सारा रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी सारे का सारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। दूसरी अजम्पशन क्या है, नो साइड रिएक्शन या नो साइड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, नो साइड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कि कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं बनती। जैसे कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, अमोनिया बनते हैं, साथ में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो, साथ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो, तो इस तरह का कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। ये असम्पशंस हैं। एंड थर्ड वन जो है वो है कि डूइंग कैलकुलेशंस, जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, व्हाइल डूइंग calculations the law of mass action, the law of definite, law of conservation of mass, conservation of mass and law of definite proportion are obeyed, law of definite proportion are obeyed। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, जब हम ये कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं कि इतना रिएक्टेंट इतना प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, तो वो मस्ट ऑब्जर्व जो ओबे करे कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास जो है कि जितना भी रिएक्टेंट है, यानी ये अगर 10 ग्राम हमने रिएक्टेंट लिया तो 10 ग्राम ही प्रोडक्ट बने। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहलाता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि अगर हम ये 1 मोल नाइट्रोजन लें, 3 मोल हाइड्रोजन लें, तो इससे 2 मोल अमोनिया बनना ही चाहिए। ठीक है, ये प्रोपोर्शन कहलाता है कि यानी 4 मोल अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं, 1 ये और 3 ये, तो उससे 2 मोल ऑफ अमोनिया बने। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन भी कांस्टेंट रहे। तो डूइंग कैलकुलेशंस हमारे ये दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड। ओके, अब फर्दर 3 तरह की स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती हैं, उनको हम पढ़ते हैं। मैस टू मैस रिलेशनशिप होते हैं। ये तीनों जो असम्पशंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। फर्स्ट वन जो है स्टिशियोमेट्री में जो टर्म्स यूज होती हैं, पहली मैस टू मैस रिलेशनशिप। फर्स्ट वन इज mass relationship। मैस रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर हमें एक चीज का मैस पता है और दूसरी चीज का मैस हमें इक्वेशन में नहीं पता, ठीक है, तो वो हमें एक चीज का जो पता है उससे हम दूसरी सब्सटेंस का भी मैस
निकाल सकते हैं। इफ द mass of one substance is known, then the mass of an other substance calculate, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ द mass of one substance is known, then mass of another substance can be calculated. Mass of another substance can be calculated. फिर हम दूसरे सब्सटेंस का मैस भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन में हम देखते हैं, वही अमोनिया वाली इक्वेशन लिखते हैं N2 प्लस 3H2 2NH3। अगर हमें पता है कि ये 1 ग्राम नाइट्रोजन का यूज होता है और उससे ये 2 ग्राम अमोनिया बनता है, हमें हाइड्रोजन का मैस नहीं पता, तो हम स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के जरिए इसका मैस भी निकाल सकते हैं जिसका हमें मालूम नहीं है। ये हम आगे एक एग्जांपल न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जिसमें हम डिटेल के साथ ये आपको प्रूव करके दिखाएंगे एक चीज का मैस हम दूसरी चीज के मैस से हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड जो आपके पास स्टोइचोमेट्रिक में टर्म यूज होती है वो है मैस टू मोल रेशियो। मैस मोल रेशियो या रिलेशनशिप। मैस मोल रिलेशनशिप उसी तरह जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि एक का मैस हम दूसरे का फिर मैस भी निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें एक चीज का मैस मालूम है, जैसे नाइट्रोजन का हमें मैस मालूम है, हम इसके मोल निकाल सकते हैं। जिसका हमें मैस या मोल नहीं पता तो हम इसके मोल निकाल सकते हैं। अगर एक चीज का हमें मैस दिया गया है तो हम उसके मोल भी निकाल सकते हैं और उसका मैस भी निकाल सकते हैं। मैस हमने पहले वाले फार्मूले में यूज करना, दूसरे वाले में मोल। ओके, थर्ड टर्म जो यूज होती है वो है मोल टू मैस वॉल्यूम रेशियो। थर्ड टर्म इज mass volume relationship। ओके, यानी अगर हमें एक चीज का मैस पता है, if we know about the mass of one substance then we can calculate the volume of another substance। ठीक है, अगर हमें एक चीज का मैस मालूम है तो हम किसी भी दूसरी सब्सटेंस का रिएक्टेंट में से या प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें ये इन टर्म्स को इस्तेमाल किया गया है और उसको न्यूमेरिकल में यूज किया गया है कि अगर हमें एक चीज का पता है दूसरी चीज का हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम न्यूमेरिकल में देखते हैं। न्यूमेरिकल कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स calculate the number of grams calculate the number of grams of K2SO4 and water produced when 14 gram of KOH are reacted with, when 14 gram of KOH are reacted with excess of H2SO4, excess of H2SO4. Also calculate the number of molecules of water produced. Also calculate the number of
वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड। वो कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4। K2SO4 के नंबर ऑफ ग्राम कैलकुलेट करो एंड वाटर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये दोनों के हमने नंबर ऑफ ग्राम कैलकुलेट करने हैं किससे, जब 14 ग्राम ऑफ KOH रिएक्ट करे एक्सेस ऑफ H2SO4। यानी ये KOH इक्वेशन बना लो पहले, पहला काम हमारा है केमिकल इक्वेशन बनाना, KOH प्लस H2SO4 एक्सेस ऑफ H2SO4, ये रिएक्शन करे और उससे बने K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, ये वाली अब हमारी इक्वेशन बन गई। वो कहता है ये 14 ग्राम यूज होता है, ये एक्सेस में है, मुझे इसके नंबर ऑफ ग्राम बताओ और इसके नंबर ऑफ ग्राम भी बताओ और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बताओ। ठीक है, दो चीजें वाटर के बारे में पूछी हैं और एक चीज इसके सिर्फ नंबर ऑफ ग्राम, यानी ये कितना बनता है। अगर इसके 14 KOH के 14 ग्राम यूज हो तो ये कितना बनेगा ग्राम में, और वाटर कितना ग्राम बनेगा। ठीक है, और इसके हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताओ, वाटर के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके, तो पहला काम जो हमने करना है वो हमें इन्होंने ग्राम में दिया हुआ है, मैस ऑफ KOH, ये हमारे पास है 14 ग्राम। ठीक है, अब हम इसको मोल में चेंज कर सकते हैं, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस है 14 ग्राम और मोलर मैस कैलकुलेट कर लो KOH का, पोटाशियम 39 और हाइड्रोक्सिलाइन 17, तो ये बनता है हमारे पास 56। पोटाशियम 39 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये 56 बनता है। और इसका आंसर जो हमारे पास आता है ये आता है 0.25 मोल, 0.25 मोल नंबर ऑफ मोल। अब हमें KOH के मोल पता चल गया कि अगर ये 0.25 मोल होगा तो ये तो डेफिनेटली एक्सेस में है, तो इससे कितने मोल बनेंगे, फिर हम मोल को मैस में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो इसके लिए फिर हमारे पास एक तरीका है, उसको हम रेशो मेथड कहते हैं। उस रेशो मेथड के जरिए हम पहले निकालेंगे, पहला जो KOH है इसको रेशो करो K2SO4 के साथ, K2SO4 के साथ। ठीक है, यहाँ इक्वेशन में इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो, ये 2K यूज हो रहा है ना, तो यहाँ 2KOH डेफिनेटली यूज होगा और उससे ये बनेगा। ठीक है, इक्वेशन के मुताबिक 2KOH यूज होता है, तो उससे 1K2SO4 बनता है, यानी 2 मोल अगर K2SO4 हो इक्वेशन के मुताबिक तो ये 1 बनेगा। ठीक है, अगर ये 1 हो इक्वेशन के मुताबिक तो ये डेफिनेटली हाफ बनेगा। ओके, अगर ये 0 पॉइंट जो हमने निकाला है ये अगर 0.25 मोल हो तो ये 0.25 का भी हाफ होगा, जो कि क्या बनता है 0.125। ठीक है, तो अब हमें K2SO4 के मोल पता चल गए कि अगर 0.25 मोल KOH यूज होगा तो उससे 0.125 मोल किसके प्रोड्यूस होंगे, K2SO4 के प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो अब हमें मोल पता चल गए, 0.25 मोल ऑफ KOH प्रोड्यूस 0.125 मोल्स ऑफ K2SO4। इससे 0.125 मोल प्रोड्यूस होते हैं K2SO4 के। अब मैं मोलर मैस ऑफ K2SO4 यूज कर लो, मोलर मैस ऑफ K2SO4
तो पोटाशियम 39 होता है, तो टोटल ये बन गया जी 39 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 है। सल्फर 32 होता है और SO4 जो नेगेटिव है इसका 96 आ गया 96। तो ये टोटल कितना बन गया हमारे पास, ये 174 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास बन गया। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल भी हमें पता चल गया K2SO4 के, हमें मोलर मास भी पता चल गया, तो हम मास यानी नंबर ऑफ ग्राम हम K2SO4 के निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ K2SO4, तो ये क्या इसका फार्मूला बनता है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल है 0.125 मल्टीप्लाई मोलर मास है 174, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 21.75 ग्राम। तो मास ऑफ K2SO4 जो बनता है वो कितना बनेगा, 21.75 ग्राम। पहला हमने निकाल लिया नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4। कैसे निकाला हमने, पहले मोल निकाले, फिर KOH की K2SO4 के साथ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन उनके मोल निकाले। इक्वेशन में ये 2 मोल यूज होता है तो ये 1 मोल बनता है। अगर फिर ये 1 मोल यूज होगा तो फिर ये डेफिनेटली उसका हाफ बनेगा। अगर ये 0.25 मोल होगा तो ये उसका हाफ होगा। हमें मोल पता चल गया K2SO4 की, हमने ऐसे रिलेशन के जरिए निकाले। मोल पता चल गया तो हमने मोलर मास कैलकुलेट किया और फिर उससे मास निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह अब हमने करना है जी वाटर का, KOH का रिलेशन निकालना है वाटर के साथ, H2O के साथ। KOH अगर 2 यूज होंगे तो ये 1 बनेगा। ठीक है, अगर ये 1 बनेगा, सॉरी इक्वेशन के मुताबिक ये भी 2 बनता है। अगर ये 2 बनेगा तो ये भी 2 बनेगा, ये 1 बनेगा तो ये भी 1 बनेगा। ठीक है, अगर ये 0.25 यूज होगा तो ये भी 0.25 मोल बनेगा। ठीक है, अब हमें वाटर के मोल पता चल गए। अब हमने इसका क्या निकालना है, मास, जैसे इसका निकाला था मास। ठीक है, मास हम इसका निकालेंगे तो 0.25 मोल ऑफ KOH प्रोड्यूस्ड 0.25 मोल वाटर, इससे 0.25 मोल ही वाटर बनेगा। तो मोलर मास वाटर का क्या होता है, मोलर मास ऑफ H2O ये 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है। तो इससे हमें नंबर ऑफ मोल पता चल जाएंगे। तो मास क्या होगा, मास ऑफ H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, मोलर मास। नंबर ऑफ मोल है 0.25 मल्टीप्लाई मोलर मास 18, तो इसका आंसर हमारे पास आया जी 4.50 ग्राम मास ऑफ H2O। 2 चीजें हमने निकाल ली, मास ऑफ यानी नंबर ऑफ ग्राम K2SO4 के भी निकाल लिया, मास निकाल लिया, और मास ऑफ वाटर भी निकाल लिया। ठीक है, ये 2 चीजें निकल आई हमारे पास। अब हमने एक चीज और निकालनी, एंड पे उन्होंने पूछा था आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड। वाटर मॉलिक्यूल्स जो बने हैं वो भी निकालने हैं कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वो हम सीधा सा तरीका लगाएंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल, जो नंबर ऑफ मोल हमारे पास है वाटर के मल्टीप्लाई Na एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल हमें पता है 0.25 मोल वाटर के मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। तो ये हमारे पास बन गया 1.50 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स बनते हैं वाटर के, H2O के। ठीक है, हमने तीनों आंसर निकाल लिए।